व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। खुदा का बहुत शुक्र है पाकिस्तान में कोरोना वबा जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आ रही है, अमवात कम हो रही है, टेस्ट कम हो रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि ये वबा ख़त्म हो गई है या वो तमाम प्रिकॉशन मेजर्स जो हैं उनको छोड़ दिया जाए, SOPs को जो है मुअत्तल कर दिया जाए। और आज प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्वियसली ख़िताब किया कौम से और बताया अपनी अपनी हुकूमती कंट्रीब्यूशन का। इस मौके पे जो चीज़ शायद मिसिंग थी या शायद उन्होंने कही, मैं नहीं सुन सका हूँगा, मे बी मुझसे ओवरहेड होगी, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि इस वबा को कंट्रोल करने में जहाँ पे ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की स्मार्ट लॉकडाउन की विजन कामयाब हुई, जिसको हम सब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन मेरे नज़दीक वो कामयाब हुई, हम उस लिहाज से गलत साबित हुए या मैं एटलीस्ट गलत साबित हुआ। वहाँ हमें क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान आर्मी को, NCOC को, जिन्होंने बहुत मैसिव कंट्रीब्यूशन है। वो आपको फ्रंट पे नज़र नहीं आए, वो आज भी नज़र नहीं आए, लेकिन उनका मैसिव कंट्रीब्यूशन है इस कोरोना वबा को लेकर, इस कॉम्बैट करने में। ख्वाह वो हॉस्पिटल्स की तामीर हो, टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स हो, बेड्स की प्रोविजंस हो, मास्क की प्रोविजंस हो, डॉक्टर्स तक रसाई हो, ये तमाम चीज़ों में NCOC, पाकिस्तान आर्मी, इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन। और ISPR के इदारे ने जिस तरह इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है पाकिस्तान को, वही बहुत काबिल तहसीन है। और ISPR हम जानते हैं कि पाकिस्तान का वो इदारा जिसको इंडिया भी अब हसद और रशक की निगाह से देखता है। तो मैंने कहा ये भी बात होनी चाहिए जब आज पाकिस्तान ने एक अचीवमेंट हासिल की है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की इस बात में बहुत वज़न है जो उन्होंने ईद उल अज़हा और मुहर्रम जो अब आ रहा है उसके हवाले से आवाम से अपील की, वो आपको सुनवा देते हैं। आपने एहतियात ना की तो फिर आपके केसेस ऊपर जा सकते हैं। ये समझ जाएं कि ये दो जो टाइम आ रहा है मुहर्रम का और कुर्बानी की ईद का, इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते। फिर से अगर ये इलाकों में लॉकडाउन लगाने पड़े, इससे हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। हम फिर से अपने बूढ़े, अपने बुज़ुर्गों को, वो लोग जो बीमार हैं, हम उनकी जानें ख़तरों में डालेंगे। फिर ये जो कुर्बानी की ईद है, इसमें कोशिश करें ऑनलाइन कुर्बानियाँ करवाएं। अभी तक हमें ख़बरें आ रही हैं कि ऑनलाइन कुर्बानियों में बड़ा इजाफा हो गया। कामयाबी से ये ईद गुजर गई और उसके बाद मुहर्रम गुजर गई, तो हमने अब सेक्टर्स खोलने हैं। लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। मुहर्रम और ईद उल अज़हा के ऊपर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो दो हमारी रसूमात हैं जो जिसमें मैसिव लोग बाहर आते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को हम फुली इंडोर्स करते हैं कि इसके अंदर एहतियात बहुत ज़रूरी है। और प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना को लेकर काफ़ी अच्छा काम किया, इसको भी एक्नॉलेज बिल्कुल करना चाहिए। अब जब आपसे मैं मुखातिब हूँ व्यूअर्स, तो 25 तारीख गुजरी, गालिबन संडे था, जब 25 जुलाई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 2 साल मुकम्मल हो चले हैं। हमने इस हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पे भी लोगों से राय लेने की कोशिश की और आज भी हम कुछ लोगों की राय आपके सामने रखेंगे। सोशल मीडिया क्या सोचता है, नौजवान क्या सोचते हैं, आप मुझे प्रोग्राम के दौरान भी ट्वीट कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपके साथ ट्वीट्स की राय भी शेयर करूँगा। फ्रंट लाइन कामरान का ट्विटर अकाउंट है जिसके ऊपर आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कि अगर आज इलेक्शन हो तो क्या आप दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे या आपकी चॉइस PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और पार्टी होगी। इसके ऊपर आप हमें ट्वीट्स कर सकते हैं। और दूसरा, आज इस प्रोग्राम में ओपिनियन पोल को मैं ज़रूर आप लोगों के सामने रखूँगा। और सवाल यही है कि अगर आज इलेक्शन हो तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, ये PMLN को वोट देंगे। हमने दो दूसरी पार्टियां इसलिए रखी और दीगर पार्टी रखी क्योंकि ये 3 पार्टियां जो हैं ये टॉप चार्ट्स पे आई थी लास्ट इलेक्शंस के अंदर। अगर आप समझते हैं इसके लिए तरीकाकार जो है SMS का प्रोग्राम के दौरान आप भेज दें। प्रोग्राम के एंड में आपको रिजल्ट्स बताऊंगा मैं, जो आप जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आप ऑप्शंस के अंदर DP स्पेस A फॉर PTI, DP स्पेस B फॉर PMLN, DP स्पेस C फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसको आपने SMS करना है 3031 के ऊपर। SMS करेंगे आप DP स्पेस A फॉर PTI, DP स्पेस B फॉर PMLN, DP स्पेस C फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसको आपने SMS कर देना है 3031 में। तो हम कोशिश करेंगे कि अवाम की हमागीर राय जो है इसके अंदर ली जाए। हमने अवाम से डायरेक्टली भी जानने की कोशिश की, इससे पहले पैनल्स का तारुफ कराऊँ। हमने लाहौर, कराची, पेशावर अवाम के पास गए, इमरान खान साहब की 2 साल परफॉर्मेंस के ऊपर उनसे बात करने की कोशिश की। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने अनबायस्ड व्यू पेश किया जाए, बैलेंस व्यू पेश किया जाए, यानी कि ये ना हो कि वन साइडेड चल जाए। अवाम इज़ द बेस्ट जज। पहले लाहौर के व्यू सुनवाते हैं।
गरीब आदमी को उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। पहले तो 2 टाइम की खा लेते थे, अब 1 टाइम की खाते हैं, 2 टाइम फाका कर रहे हैं। 500-700 कमाता है, किराए के घर में रहता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। 2 साल हो गए हैं, कितना अपने आप को हौसला दें? करेंगे करेंगे करेंगे, कब करेंगे? 45 रुपए 50 रुपए किलो वाली चीनी 90 रुपए किलो मिलती, 75 वाला तेल 100 तो चला। वो तो सब तो पहले आंदे नाल खिताब कहते जी आपने घबराना नहीं, अवाम वैसे ही मरती भी है तो घबराना क्यों नहीं है? कारोबार तो भाई साहब है ही नहीं है, कारोबार तबाह हो गया। जो कारोबारी थे वो सड़कों पे आ गए हैं, जो सड़कों पे तो वो जरूर लगे हैं सारे। कल इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उसके नीचे वाली जितने हुक्मरान हैं वो बिल्कुल क्रैप्ट है। तो हालात मजीद बिगड़ रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। 2 साल की परफॉर्मेंस मेरे सामने जो है 0%। किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाई गवर्नमेंट, ये सब झूठे लोग। आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, कारकर्दगी यदि कुछ नहीं नजर आ रही। बिना भी बोले वाला तो लेके ये तो झूठ ही बोले है, लेके बह गए आवाम लोग। इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है। हमें बहुत उम्मीद थी इनसे कि ये कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आवाम रो रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी कोई रिलीफ नहीं है, खाली वादों के इसने कुछ भी नहीं किया। इस इंसान ने आके हमें जलील किया। इसे बोला महंगाई को सस्ता करे, नहीं तो आंदा कभी जिंदगी में तुम वजीर आला नहीं बन पाओगे। ये पूछे कि 2 साल में इसने कितना बेड़ा गर्क किया मुल्क का। इन्होंने 120% अपने वादों पे अमल किया है। वो कैसे किया है? यू टर्न। इन्होंने जिस चीज का भी नोटिस लिया वही चीज महंगी हो गई। सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कारोबार कर रहे थे वो कुछ भी नहीं रहा। अब तो हम खुद कर्जे पे हो गए हैं। कम से कम ये करप्शन नहीं है। मिडिल क्लास का बेड़ा गर्क करके रख दिया है पीटीआई हुकूमत, बेहाल कर दिया आवाम। दुकान पे लड़का काम करता है, उसका बिल आया 15,000 रुपए का, एक कमरा उसका 25,000 उसकी तनख्वाह है। वो बिल दे खाए क्या करे? एक वादा भी खान साहब का पूरा नहीं हो सका। चीन ने हमसे रोजी की कैसी हुकूमत है कि जिन्हें आवाम का ख्याल नहीं है। लाहौर के ऊपर तो हमारे कल के प्रोग्राम खबर ये है ने ओपिनियन पोल भी करवाया था और उसमें 52% लोगों ने PMLN की तायद की थी। 54% लोगों ने 54% लोगों ने कहा था कि वो PMLN को वोट देंगे। और PTI को मेरे सामने फिगर नहीं है कि PTI को कितने लोगों ने कहा था, लेकिन आई थिंक वो 20 से कुछ 26-22% का फिगर था और फिर पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर था। पेशावर ले चलते हैं जी आपको। पेशावर में आवाम क्या कह रही है? सब्जी भी 100 रुपए किलो, क्या चीज लें बताओ, किधर जाएं, किससे कहें? नया पाकिस्तान नहीं बना, पुराना पाकिस्तान से भी बदतर हो गया। इमरान खान मुल्क हालात बिल्कुल गड़बड़ हो गए, गरीब साथी बिल्कुल परेशान हो गए। ये चोर लोग थे अभी तक डाके डालते थे और कुछ भी नहीं था। अभी खान से आए थोड़ी सख्ती, इंशाल्लाह सख्ती गुजार सकते हैं। हमारा बेड़ा गर्क हो गया। इमरान खान का जड़ा हुकूमत आए, नाकाम है इसकी हुकूमत। हुकूमत की नाम की कोई चीज है भी इस मुल्क में कि नहीं? इतना तो सेटिस्फेक्शन है कि बंदा करप्ट नहीं है। करप्शन वाली हुकूमत है। चीनी का रेट देख लो, आटे का रेट देख लो, घी का, किसी चीज पर इन लोगों का कंट्रोल नहीं है। हम हुकूमत से नाराज है। 2 साल कर देखिए, कुछ भी नहीं दिया आवाम को, सिर्फ धोखा दिया है आवाम। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इमरान खान में हुकूमत कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में बड़ा चेंज आया है, कारोबार सारा तबाह हो गया है। हमने इमरान खान को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। हम इमरान खान से खपा हुए। ये पेशावर की राय थी। माफ़ कीजिएगा, जो जिस प्रोग्राम का रेफरेंस मैंने दिया दुनिया न्यूज़ के, वो था इख्तलाफी नोट जिसमें कल चला 54% नून लीग के साथ हैं लोग लाहौर के। अब ज़रा कराची के अवाम की राय भी ले लेते हैं। पहले तो लोग गोश्त नहीं खा सकते थे, अब लोग सब्जी भी नहीं ले सकते। इमरान खान ने बोला था कि जीतने के बाद कराची की किस्मत बदल दूंगा, कुछ भी नहीं हो रहा, रोडों पे कोई काम ही नहीं हो रहा। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अमीर अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। गरीब बेचारा डूब के मर गया है बेचारा। सही काम कर रहा है, लेकिन उस बेचारे को काम करने नहीं दे रहे। किसी किस्म की कारकर्दगी नहीं। फेल हो गई हुकूमत इसकी। महंगाई ऐसी है कि आम आदमी का गुजारा मुश्किल है। कराची के लिए कुछ भी नहीं किया भाई, जगह जगह पानी भरा पड़ा है। 2 साल में आप 70 साल की बुराई को खत्म नहीं कर सकते। हुकूमत ने जो वादे किए थे वो अभी तक वफा नहीं हुए। लोग बेरोजगारी और परेशानी से मर रहे हैं। बेड़ा गर्क हो गया है, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है भाई। भाई इमरान खान साहब मुझे नौकरी दिलवाएंगे ना, जब मानूंगा कि मैं नौकरी पे चढ़ गया हूँ। मैं ना ये कहूँगा कि अवाम खुश है, ना मैं कहूँगा अवाम रो रही है। आपने खुद देख लिया अवाम क्या कर रही है। लेकिन ऑब्वियसली आपका ओपिनियन बहुत अहम है, जो हम व्यूअर्स हैं हमारे इस प्रोग्राम के। आप अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आप समझते हैं कि आज अगर इलेक्शन हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN, उसके लिए आप ओपिनियन पोल में शिरकत कर सकते हैं। लाइव ओपिनियन पोल के अंदर ऑप्शन DP_A फॉर PTI, ऑप्शन DP_B फॉर PMLN और DP_C फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इसको आप 3031 के ऊपर भेज दीजिए। प्रोग्राम के एंड में आपको रिजल्ट जरूर बताएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मीडिया सेल्स हैं खासतौर पर PTI PMLN के, वो ज़रा ऑनेस्टी का मुजाहरा करें और बेईमानी ना करें। इस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन में सुना बेईमानी हो जाती है। और एक वोट एक ही बंदा दे ताकि हम रिजल्ट जो है वो क्रेडिबल आपके सामने पेश कर सकें। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद है। सदाकत भाई, अवाम तो रो रही है। आज अगर इलेक्शन हो जाए तो जो अवाम हमारे इंडिपेंडेंट क्रेडिबल रिपोर्टर्स गए हैं
3 साल बाद आप नक्शा चेंज करते हैं अवाम की सूरत हाल का। फैक्ट्स भी ये बता रहे हैं कि अवाम रो रही है, अवाम भी ये बता रहे हैं अवाम रो रही है, और हम भी देख रहे हैं अवाम रो रही है। आप इलेक्शन हार जाएंगे अगर आज इलेक्शन होता है। ये परफॉर्मेंस है आपकी। कामरान बहुत शुक्रिया। कामरान, हुकूमत जो पहले सालों में आती है तो उसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसने रिलीफ देना होता है और एक उसने रिफॉर्म करना होता है। पीटीआई रिलीफ के बजाय रिफॉर्म पे फोकस कर रही है, और एक इनकम्बेंसी फैक्टर है पहले साल में जो हमने बड़ी जो बीमारियों को ठीक किया है उस पर ज़ाहिर है आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंचा, लिहाजा आवाम की शिकायत जो है वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हम समझते हैं कि जो कुछ हमने किया वो पहले माजी में कोई नहीं कर सका। आप रिफॉर्म क्या कर रहे हैं? हमने आप क्या रिफॉर्म्स कर रहे हैं सर? आप क्या रिफॉर्म्स कर रहे हैं? कोई 2-3 रिफॉर्म्स तो बताएं जो आपने अब तक की हैं। सबसे पहले जब हम आए जी, मईशत डूब रही थी, आपके 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था, 80% हमने कम करके मुल्क के बैरूनी सेक्टर को डुबोने से बचा लिया। आपका बजट का खसारा 2300 अरब था और आपका बजट का खसारा जीरो हो गया। मुझे सिर्फ ये बताएं रिफॉर्म्स आपने कौन सी की हैं? जुडिशल रिफॉर्म्स कर दी हैं, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स कर दी हैं। मैंने आपको बताया ना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब आप आ जाए, कौन सी की है रिफॉर्म? बताएं तो सर। देखिए ना, एजुकेशन रिफॉर्म में इस साल से, अच्छा मुझे कामरान बोलने देंगे तो मैं सर, आप मुझे सवाल तो बात से बात करो। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म की मैंने बात की। जी क्या की इकोनॉमिक रिफॉर्म की मैंने बात की कि बड़े बड़े खसारे जो मुल्क को डुबो रहे थे वो खत्म किए, जिसका इंपैक्ट आना था। जब आप इंपोर्ट रोकेंगे तो आपका जाहिर है। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने IMF से लोन लेके खसारा पूरा करने की कोशिश की, आप UAE के पास चल के गए, आप चाइना के पास गए, सऊदी अरब के पास गए, तो ये रिफॉर्म है इकोनॉमिक रिफॉर्म? ये तो ये भी करते थे, आप इनको गालियां देते थे, किशकोर उठा के फिर रहे, हम आएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे, नहीं तो लानत भेजते हैं ऐसी भीख मांगने में। तो मुझे लगेगा कि ये शो जो है ये सबको बराबर मौका मिल रहा है ना। सदाकत भाई, आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको टाइम मिल रहा है ना, आपसे बात कर रहा हूं। जी बताइए, सवाल तो पूछने की इजाजत देना मुझे बात तो करने देना सर। सवाल पे तो है ना रिफॉर्म। आपका सवाल मैं समझा, मैं जवाब देने दे। अच्छा जी बताएं। मैंने आपको रिफॉर्म की बात की, आपको कन्वे नहीं हुई। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म ये था कि आपका मुल्क का फॉरेन सेक्टर ब्लीड कर रहा था। इस मुल्क ने, इस हुकूमत ने आके उसको किया कि आपका जो आपके IMF, आपके दीगर जो इदारे, ब्लूमबर्ग, उन्होंने आपकी इकॉनमी की लुक को मस्बत करार दिया। आपकी स्टॉक मार्केट उठी, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में ठीक हुई, आपका एक फजूलियात मुल्क में चल रही थी वो ठीक हुआ, आपका कोरोना का यानी पूरी दुनिया एक तरफ और इमरान खान का मौक़िफ़ एक तरफ, कोरोना को भी हैंडल किया। ये तो हमें डुबोने जा रहे थे हमारी ऑपोजिशन जो कहती थी कि आप सब बंद कर दें। आज -1.9% आपकी इकॉनमी नीचे गई है। अगर खुदा ना खास्ता शहबाज शरीफ और बिलावल की बात मानते तो ये हम 12% या 15% मुल्क को डुबोते। वो हमने हैंडल किया। आपका कोरोना के जो मुतासरीन थे उनको हमने फंड दिया। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की एफर्ट्स को, उसकी भी हम बात नहीं कर रहे। मेरी तो मैं अपना जी नहीं, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म पे रहे ना, कोरोना पे कहाँ चले गए आप? आपने मुझे अभी तक सदाकत भाई कोई एक अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं बताई। फॉर द रिकॉर्ड दोबारा मौका दे रहा हूं आपको, आप ये ना कहिएगा आपके साथ फेयर टाइम नहीं हो रहा। इकोनॉमिक, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी कहीं नहीं जा रहा, मैं छोड़े बाकी के पैनल को, वो गालियां देते रहे, मुझे कोई मसला नहीं। आपसे आप हुकूमत, आपको थोड़ी छोड़ूंगा इस तरह। आपसे बात करो। मुझे 30 सेकंड बोलने दे कामरान। आप 40 सेकंड हो जाऊंगा कि आपने मुझे मौका दिया। सर मैं आपको 1 मिनट बोलने दे रहा हूं। आप रिफॉर्म बताएं कौन सी की है आपने जो अभी तक नहीं बता पाए आप? सबसे पहले ट्रेड का खसारा 32 अरब, करंट अकाउंट का खसारा 18 अरब, वो गिरा के 80% कम कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपकी जो इकॉनमी में जो पैसा बाहर से आ रहा था वो रुक गया। सेंट्रल बैंक से 22 महीनों में 1 पैसा उधार नहीं लिया। इसके अलावा सेहत सहूलत कार्ड पूरे मुल्क में राइज कर दिया। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम, आपके गुर्बत के जो लोग थे उनको डायरेक्ट 140 अरब रुपया आपके गरीबों में तकसीम किया। इसके अलावा आपके जिन्हीं जो एक टैक्स कलेक्शन थी वो तकरीबन 17% बढ़ी। इसके अलावा आपके जितने बड़े बड़े इदारों में खसारे थे वो यानी खासकर PI का खसारा, उसका वो प्राइमरी जो खसारा था वो कम हुआ। सर 1 मिनट पूरा आप बोलेंगे। अब मुझे अब एक बात बताइए, आपको पता है कि अभी पिछले 24 घंटों में, अच्छा सुने 500 अरब का कर्जा वापस किया। ऑस्टेरिटी ड्राइव में वजीर आजम के अखराजात
35% कम किए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख डेढ़ की मिनट, सवा सबसे मिनट ज्यादा हो 2.1 अरब आई और फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़े और अच्छा, सेंट्रल स्वागत बैंक भाई, से आपने सवा 22 मिनट महीनों बोल दिया, में आपने 1 30 सेकंड पैसा में भी जवाब borrow देना नहीं था। किया। अब मेरी बात सुन लें। जी, आपको ये जी। पता है कि पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड कायम हुआ है पिछले 24 घंटों में भी क्या हुआ है कायम इकोनॉमी को लेके पिछले 24 घंटों में? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 5100 रुपया 5100 रुपया फी तोला सोना पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 24 घंटों में बढ़ा। आपको इस बारे में इल्म है या अभी मैं बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको? और अगर आपको इस बारे में इल्म है तो आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहाँ खड़ी हुई हैं? डॉलर आपकी, अगर मैं एक लम्हे के लिए मान भी लूँ ये मफरूज़ा के जो आपने जितनी बातें मुझे बताई हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, जो कि कोई इकोनॉमिस्ट तस्लीम नहीं करे। इकोनॉमिक रिफॉर्म की कोई पॉलिसी होती है जो आपने अभी तक मुझे नहीं बताई, लेकिन चले एक लम्हे के लिए मान भी लूँ जो गुफ्तगू आपने की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी वो। डॉलर नून लीग ने छोड़ा 115 पे, कोरोना से पहले आप 155 पे ले गए। महंगाई इन्होंने 4 पे छोड़ी, आप कोरोना से पहले 14% पे ले गए। शरह सूद इन्होंने 6.50% छोड़ी, आप 13.25% पर ले गए। पेट्रोल 88 रुपए, आप 116 रुपए ले गए जी। और भाईजान 8% है। क्या 8% है? वो तो आपकी आपने कोरोना के लिए, मैं तो बात कोरोना से पहले की बात हो रही है वो हमने ही की है ना। कोरोना के बाद अगर आप आते तो फिर मैं उस पर भी आ जाता हूँ। उस वक्त एक जगह पे डॉलर पे रन था ना, एक जगह पे रहे। बहरहाल आगे चलते हैं। पूरा सवाल कर ले, फिर मौका दे। सवाल मैंने कर लिया, मैंने फैक्ट्स बताए आपको, इसमें क्या बात हो सकती है। एक आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताई है, उसका रिजल्ट ये निकला है कि डॉलर से लेके महंगाई की शरह से लेके शरह सूद से लेके पेट्रोल तक आवाम की दस्तरस से बाहर हो गया। चीनी आटे में तो अभी आया नहीं मैं, क्योंकि वो इतनी बार हो चुका है कि मैं उस पर क्या बात करूँ। वो तो आप माफिया के आगे सिर निकले थे जी। तो वो कितना लीटर का था, दरमियान में कितना हुआ? ये फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस थी, जब बढ़ी तो हमने बढ़ा दी, कम हुई तो हमने कम कर दी। असल बात अगर मुझे एक जुमला बोलने दे, वो आप ही बोल रहे हैं सर, आप 2 क्यों साल मजलूम में साबित कर रहे हैं? आप ही बोल रहे हैं जब से, और आप रिलीफ मांगते रहे। इंशाल्लाह अब रिफॉर्म के बाद रिलीफ का टाइम है। मैं जाऊंगा मियां जावेद लतीफ़ साहब के पास। आपने कहा जी जब गवर्नमेंट आती है 2 चीज़ें होती है, रिलीफ और रिफॉर्म। मेरे नज़दीक 2 चीज़ें होती हैं, क्रेडिबिलिटी और गवर्नेंस। और गवर्नेंस, क्रेडिबिलिटी आपकी डिपेंड करती है अच्छी गवर्नेंस के ऊपर। आप कह रहे हैं आपने रिफॉर्म की, आपने रिलीफ देने की बात नहीं की। आपने रिफॉर्म किसके लिए की? वो अवाम ही अगर मर जाए जिसको आपने रिलीफ देना है, उसको रिलीफ ही अगर नहीं मिलेगा पहले तो रिफॉर्म्स को आप क्या कर लेंगे? लेकिन बहरहाल आप कहें रिफॉर्म्स की, मैं पूछूंगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। वो आवाम को बीमार किया हमने, उसको सख्त टीके लगाए ताकि वो ठीक हो। अब ठीक होना शुरू हो गया है। वो जो आप कह रहे हैं कि मैंने बताया आपको कि ब्लूमबर्ग जैसे इदारे, IMF जैसे इदारे, उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग की। अगर आप उसको नहीं मानते तो ये आपकी मर्जी है। आप यहाँ की बात सुने, हम आपको इंटरनेशनल क्रेडिबल इदारों के पाकिस्तान के बारे में रेटिंग की बात कर रहे हैं। इस वक्त इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लिया है, आप वो बच गई है, आउटलुक पॉजिटिव हो गई है। सदाकत भाई इतना ज्यादा टाइम आपके साथ लगा लिया। अब आपका जो अंदर का कोर डिपार्टमेंट है जो कहता है मैं आपको फेयर टाइम नहीं देता, मुझे उम्मीद है आपको ये शिकवा तो नहीं रहेगा। आपकी इजाजत हो तो ऑपोजिशन के पास जाऊं मैं, इजाजत है सदाकत भाई? जी प्लीज, आप लोग नाराज ना हो जाए जी। मुझे कोई शौक नहीं है आपको नाराज करके वन साइड शोज करने का कि आप लोग ना आए। मैं चाहता हूं आप लोग आए। मियां जावेद लतीफ साहब, बात यह है कि एक बात इमरान खान के हक में 2 चीजें जाती हैं। ये मैं कोई तंज नहीं कर रहा, सच्ची बात कर रहा हूं। जाती करप्शन नहीं की इमरान खान ने, उनका कोई वर्ष दुश्मन भी ये बात नहीं कह सकता। और दूसरी बात यह कि इमरान खान ने, मैं आज सुन रहा था हसन निसार साहब को और मैं उनसे एग्री करता हूं, हमेशा सरप्राइज दिए हैं। क्रिकेट में, शौकत खानम में, नमल यूनिवर्सिटी में नीचे से ऊपर आए हैं। जब लोग कह रहे थे कि ही इज़ अ गॉन केस, ही इज़ अ लॉस्ट केस, ही इज़ अ लूजर, उन्होंने पूरी दुनिया का, अपनी उस डिपार्टमेंट की दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो ये दूसरी चीज़ होप दिलाती है। और पहली चीज़ ये अवाम कहती है कि चलो जी करप्ट तो नहीं हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसे कोई फ्लैट तो नहीं बनाए। जी मियाँ साहब, अगर इजाज़त दे दें तो सदाकत अब्बासी साहब तो बेचारे नहीं कोई जवाब दे सके आपको जो आप सवाल कर रहे थे। इनकी बाकी टीम को भी बुला लें, जो आपका सवाल था उसका जवाब किसी के पास नहीं है। मगर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि इतने इससे आधा टाइम अगर दे दें तो आपकी इनायत होगी। जी जनाब। मैं अब बात करूँगा, आधा ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, नाराज़ होती है गवर्नमेंट, ऑपोजिशन को ज़्यादा टाइम दें तो। जी बोले चलें, चौथा हिस्सा दे दें, चौथा हिस्सा दे, आधा टाइम, कोई हर्ज नहीं है। जी मियां साहब, चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब आपने जो इनसे पूछा था कि आपने कौन सी रिफॉर्म्स लेकर आए, उसका जवाब इनके पास नहीं था क्योंकि लेकर नहीं आए। दूसरा, आपने ये बड़ा कहते हैं कि हमने बजट खसारा कम किया। आपकी खिदमत में मेरी अर्ज़ है कि बजट खसारा उस वक्त कम होता है किसी रियासत का जो कोई अच्छी बात नहीं है, जिसको ये बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि आपकी इंडस्ट्री लग रही होती है या
उसको इंडस्ट्रियलिस्ट अपग्रेड करता है तो बाहर से मशीनरी मंगवाता है, जिससे आपका खसारा बढ़ता है। एक तो चीज़ ये है। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा, आपने एक बात की है कि डॉलर कहाँ था और सोना कहाँ था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रेट जो है आज सोने का है और डॉलर का है। आप मुझे ये बताएं कि जब सॉलिड चीज़ें उस वक्त बढ़ती हैं जब आपके रुपए की कदर कम होती है। सॉलिड चीज़ें उस वक्त बढ़ती हैं जब आपके हमसायों में टका, जिसको आप टका कहते थे, उसकी भी आज आपसे बेहतर पोजीशन है और यहाँ तक कि अफ़गान करेंसी की भी आपके रुपए से कदर बेहतर है। और जब ये चीज़ें होंगी तो उसके बाद आपको शायद सवाल करने की ज़रूरत पेश ना आए। तीसरी मैं बात ये करूँगा कि 25 जुलाई को जो पाकिस्तानी कौम के हक पर डाका डाला गया था वो आज तक डाका जारी है। वो डाका क्या डाला गया था जी? उसको कि आप ये देखें, वो उसके हकूक़ पर, वो उसके इख्तियारात पर, जो उसने किसी को वोट दिया उसके वोट को चुराया गया और आज तक वो भुगत रहे हैं। 1 करोड़ 66 लाख लेके आई तहरीक इंसाफ, आप कह रही डाका डाल दिया। डाका कोई 1-2 लाख का होता है, 1 करोड़ 67 लाख का तो नहीं हो सकता। मैं आपका प्रोग्राम बंद नहीं करवाना चाहता, मगर मैं ये ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि यहाँ लाखों करोड़ों के डाके डर रहे हैं। आज तो अरबों के डर रहे हैं भाई, आप लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। अच्छा? इससे बात आगे निकल गई है। और दूसरा, आपने एक फरमाया कि आप फरमा रहे हैं कि कम अज़ कम हसन निसार साहब की बात से आप कहते हैं मैं इत्फाक करता हूं सरप्राइज वाली कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चोर डाकू नहीं है, करप्ट नहीं है। नहीं, वो तो मेरी राय है, सरप्राइज देने वाली बात। जी जी, सरप्राइज देने वाली बात, वो तो मेरी भी राय है कि वो डाकू नहीं है। अच्छा, सरप्राइज तो हमें दिए जा रहे हैं। आप ये देखें, अद्वियात में, चीनी में, आप गंदम में देख लें, आटे में देख लें, डॉलर में, पेट्रोल में, बेरोजगार, ये सरप्राइज तो हमें मिल रहे हैं 2 सालों से। मगर जहां तक आपने कहा कि वो दयानतदार हैं, उसकी मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आप बर्दाश्त कर लें तो। मैं कहता हूं कि एक डाकुओं का सरदार था, उसके छोटे से जो डाकू थे वो कहते थे ये बड़ा पवित्र है, बड़ा फरिश्ता सिफ्त इंसान है, इसने कभी खुद कुछ नहीं रखा, ये हमेशा बराबर तकसीम करता है माल हमें डाकुओं में, और इसलिए हम इसको फरिश्ता कहते हैं। और जब उसको ये पूछा गया उनको कि ये कहाँ से खाता पीता है, अगर इसका रोज़गार और कोई नहीं तो कैसे बच्चों को पालता है, उसने कहा कि ये बिल्कुल उसमें से एक पाई नहीं रखता। हाँ, इसको अच्छी गाड़ी चाहिए हो, हेलीकॉप्टर चाहिए हो, वो हम इसको ज़रूर दे देते हैं। बच्चों की फ़ीस चाहिए हो, लग्जरी लाइफ के लिए इनको पैसे चाहिए, वो हम देते हैं, मगर माल से एक दमड़ी भी ये नहीं लेता, इसलिए हम इसको फरिश्ता कहते हैं। आज के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सहूलतकार हैं, उनके नीचे अगर डाकू, चोर, लुटेरे अरबों खरबों रुपया खा रहे हैं तो मुझे उस फरिश्ते से क्या कि मेरी चीनी चोरी हो रही है। मियां साहब एक बात बताएं, ये जो शुगर माफिया है इसके अंदर तो ऑपोजिशन, मेरी बात सुने, एक शुगर माफिया जो है जिसके आगे प्राइम मिनिस्टर जो है बेबस नजर आते हैं, वो तो उनकी चले मैं कहता हूँ इनकम्पिटेंस है कि वो हुकूमत में हो के, तमाम इदारों की सपोर्ट हो के, उसके बावजूद वो हाथ खड़े कर देते, कहते हैं ये माफिया है, माफिया के मैं क्या करूँ, सालों का दिहाइयों का माफिया है। मैं उनका ये आर्गूमेंट नहीं मानता, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि शुगर माफिया के अंदर या शुगर की इंडस्ट्री के अंदर तो ऑपोजिशन के बड़े बड़े नाम हैं, आप ही लोगों को सस्ती चीनी दे दें, आपके भी तो वोटर ही हैं, आपको भी तो प्राइम मिनिस्टरशिप दिलवाते हैं, वो चीफ मिनिस्टरशिप दिलवाते हैं, आप अपनी शुगर मिल्स को कहें कि लोगों को सस्ती चीनी दे दें। जी मियां साहब, मैं अगर एक आध मिनट रह गया मेरा तो मैं उसमें जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ मियां साहब, बताएं। ये गुजारिश जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुतवज्जो हैं मेरी तरफ, मैं आपका मशकूर हूँ, मगर मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब असम्बली में खड़े होकर कोई वज़ीर ये कहता है कि ये सारे चोर थे, पिछले 30-35 साल से ये बैठे हुए थे, डाकू थे, चोर थे, खा गए। भाई अगर 30-35 साल वाले सारे चोर डाकू थे तो आप तो 25% है हुकूमत के बेंचों पे, 75% तो वही लोग हैं जो 30-35 साल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भट्टी साहब सर पॉइंट आ गया। एक आखिरी नहीं मियां साहब दोबारा भी तो आना आपके पास, रुक जाए एक मिनट, रुक जाए, मैं आप दोबारा भी आऊँगा, आपने बराबर टाइम ले लिया हुकूमत का। भट्टी साहब मुझे पता है आप और मैं हम कई दफ़ा रायज़नी कर चुके हैं इस हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं आप सवाल ज़रा डिफरेंट कर रहा हूँ और प्लीज़ मैं चाहूँगा उसका तो पहले आप जवाब दें, उसके बाद आप ज़रूर अपनी बात कीजिएगा। आज अगर इलेक्शन होता है भट्टी साहब तो मैं आपको एज अ क्रेडिबल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, आज अगर इलेक्शन होगा कौन सी पार्टी जीतती है आपके नज़दीक परफॉर्मेंस वाइज?
इस वक्त अगर इलेक्शन होता है तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में और पीपल्स पार्टी सिंध में और KPK में तहरीक इंसाफ और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून मुझे लगता है कि लेके आएगी मेजॉरिटी। भट्टी साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे हैं कि वो PMLN जिसकी लीडरशिप को उठा के बाहर फेंक दिया गया और इमरान खान साहब के साथ तमाम इदारे हैं और सदाकत साहब अपनी परफॉर्मेंस की इतनी ज़्यादा बता रहे हैं बात कि हमने तो रिफॉर्म पे सारा फोकस रखा, रिलीफ तो हमने कहा बाद में देंगे, टीके लगाए रेफॉर्मेशन के, वो हमें नहीं पता रिफॉर्म कौन सी है। लेकिन आप इस नतीजे पे किस तरह पहुंचे कि ये इलेक्शन हारेंगे अगर आज इलेक्शन होता है तो आपकी बात का बड़ा वजन है, आप एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। जी इस सवाल, अच्छा ये इस सवाल से, अच्छा चलो पहले इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी 1 मिनट देंगे। मैं एक बारीक वारदात का बताना चाहता हूँ, वो बता दूंगा। देखिए 2 चीज़ें थी जो पहले दिन मिसिंग हुई। वो था, बहुत दफ़ा हम ये मरसिया पढ़ चुके हैं कि होमवर्क नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये आपको याद होना चाहिए कि क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे लंबी स्ट्रगल थी इमरान खान की, और 22 साल, और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने, और होमवर्क नहीं था, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं थी। आगे आ जाएं, आगे आ गए तो मेजॉरिटी थिन थी, सारे माफियाज आ गए, वही 80% वही लोग आ गए जो पुरानी पार्टियों में से, बल्कि सारी पार्टियों में से, और सारी पार्टियों में से में भी चंद एक को छोड़कर बाकी छान बूरा था, भानमती का कुनबा है, और कुछ तो ऐसे हैं जो 2 साल में जो इतना भी नहीं बोले कि अपने दफ्तर में आप किसी को कह दें कि मेरा एयर कंडीशन कम कर दें या ज़्यादा कर दें। अच्छा, उसके बाद इस्लाह, जो मेन 2 रिफॉर्म्स थे, 2 मेन काम थे, वो थे एक इस्लाहात, पटवार पुलिस, और सेकंड क्या था, एहतसाब। 2 ये मेन थे। उसके बाद इमरान खान साहब के 25 नारे मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये एक साइड पे रखते हैं। इस्लाहात जो KPK में कर सके वो पंजाब में ना हो सकी, महंगाई बड़ी मुसलसल, बेरोज़गारी ज़्यादा हुई, और जो सबसे डेंजरस चीज़ थी इमरान खान से जो तवक्को मुझे नहीं थी वो ये थी कि मसनूई बहरान क्यों आए। मिसाल के तौर पे गंदम वाफर मिकदार में पड़ी हुई है, आटे का बहरान और आटा महंगा, चीनी से गोदाम भरे हुए हैं, चीनी का बहरान और चीनी नहीं मिल रही, पेट्रोल पड़ा हुआ है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, बिजली गैस जो नॉर्मल चीज़ें वो ऊपर चले गई, रोटी नान जो ऊपर चला गया, सब्जियां जो ऊपर चली गई, घी जो ऊपर चला गया, ये बुनियादी चीज़ें हैं, और डॉलर वो बेकाबू है। अच्छा, आगे इमरान खान साहब ने हर वक्त नोटिस लिया, नोटिस बर वक्त लिया, खा वो अपने ही फैसले के खिलाफ लिया या वैसे लिया, मगर उस नोटिस के आगे कुछ नहीं हुआ। रिपोर्टें बनाई, रिपोर्टें पब्लिक की, बहुत अच्छी बात, आज भी अप्रिशिएट करते हैं, मगर उन रिपोर्टों पर हुआ कुछ नहीं। अच्छा, उसके आगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सबसे बड़ी बात है, रज़ाक दाऊद साहब, नदीम बाबर साहब, इसके अलावा बाकी अगर आप नीचे आ जाएं, यूटिलिटी स्टोर के चेयरमैन साहब, बाकी सारे, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आला मिसालें हैं जो हमें ये नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें खुद ही खत्म कर दी। आपका ये पॉइंट आ गया, मैं दोबारा भी आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया और आपकी बात की बड़ी वैल्यू है। आप जैसा बंदा जिसके मतलब ये समझा जाता है कि ऑब्वियसली आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। आप भी ये कह रहे हैं अगर आज इलेक्शन होगा तो पंजाब के अंदर नून लीग जीतेगी और वफाक में हुकूमत बनाएगी, लेकिन अवाम से हम राय लेने की कोशिश करें। व्यूज ओपिनियन पोल का सवाल आपके सामने है और आप उसके अंदर अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। DP स्पेस A अगर आप समझते हैं PTI हुकूमत बनाएगी अगर आज इलेक्शन होता है, DP स्पेस B फॉर PMLN, DP स्पेस C फॉर पीपल्स पार्टी। 3031 पे सेंड करते हैं। ब्रेक से वापस आकर मैं बड़ी एक अहम तरीन रिफॉर्म जिसका वादा किया तहरीक इंसाफ ने उसके बारे में पूछूंगा। देखते हैं सदाकत भाई किस तरह का जवाब देते हैं। पिछला वाला जवाब देंगे या जवाब थोड़ा मजीद मौसर होगा। एक ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक टू शो। हमने आज सवाल ये उठाया जिससे वैल्यूट होगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बारे में और जिसका ओपिनियन पोल भी आपके सामने है जिसमें आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन होगा तो कौन सी पार्टी जीतेगी। इसके अंदर आप हमें ऑप्शंस दे सकते हैं। DP स्पेस A फॉर PTI, DP स्पेस B फॉर PMLN, DP स्पेस C फॉर पीपल्स पार्टी। 3031 पे आप इसको भेज दें। हम आपका ओपिनियन पोल का रिजल्ट प्रोग्राम के आखिर हिस्से में जरूर शेयर करेंगे। सदाकत भाई, बात यह है कि जो भट्टी साहब ने बात की ना वो बड़ी अलार्मिंग बात है। पंजाब की जो उन्होंने बात की और पंजाब की सबसे ज़्यादा सीटें ऑब्वियसली हम जानते हैं। आपको कुछ अंदाज़ा है, इससे पहले मैं रिफॉर्म्स के ऊपर आऊँ, कि आपके बहुत से वुज़रा भी अब प्रोग्राम्स में नहीं आते आपकी गवर्नमेंट को पंजाब की डिफेंड करने के लिए। पंजाब की परफॉर्मेंस के बारे में आपको अंदाज़ा है कि आपने क्या वहाँ पर कोई 1-2 ब्लंडर कर दिए जिसकी वजह से पंजाब आपके हाथ से जाता नजर आ रहा है? जो ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं उसमें ही पंजाब में आपके खिलाफ वोट जा रहा है।
कुछ अंदाज़ा है, कुछ याद है, या आप समझते हैं कि सब ये फजूल बातें हैं, आप ठीक कर रहे हैं पंजाब में जो भट्टी साहब का तज्जिया है, ये बड़े एक साफ़ी हैं, इनकी बात से मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ इजाज़त के साथ कि आज की आप बात कर रहे हैं और आज हम अपनी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि भट्टी साहब ने जो तज्जिया किया, मैं उनका अपनी मालूमात है, लेकिन जिस तरीके से आपको मुस्लिम लीग नून ऑप्शन नज़र आ रही है, अभी जावेद साहब ने कहा कि एक सरदार था और उसके लोग करप्शन करते थे, सीधा सीधा चौधरी शुगर मिल में करोड़ों की करप्शन है, अजीज़िया में करप्शन है, फ्लैगशिप में करप्शन है, एवन फील्ड में करप्शन है। आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। लोग इस वक्त नफ़रत करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को जो मुश्किलात हैं वो उन लोगों की वजह से हैं। मुझे तो नहीं पता इनको कैसे ऑप्शन नज़र आ रहा है। दूसरी बात जो मैंने बात की और आपने कहा कि आपको समझ नहीं आई, शायद मेरे समझाने में मसला हो। भाई, इकोनॉमिक रिफॉर्म 3 बातों का होता है। मुल्क की बैरूनी तिजारत का खसारा जो 20 अरब से 3 अरब तक आया, अंदरूनी मैं आपसे एक सवाल कर लूं पहले वाले हिस्से पे, 2300 अरब से कम हुआ। सदाकत भाई, पहले वाले हिस्से एक सवाल और आखिरी बात, जी कर ले आखिरी बात, मैं एक से जुमला बोलूं। आखिरी सवाल, जो आपके पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस होती हैं उनके नुकसानों को कम, ये होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म। बाकी आप गवर्नेंस के रिफॉर्म और दीगर रिफॉर्म पे बात करें तो मैं आपको मेरा आपसे एक सवाल, मैं बिल्कुल बसत एहतराम सर, मेरा आपसे एक सवाल है जी, बसत एहतराम मेरा भी सवाल है। वो ये सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि ये इतने बुरे लोग हैं, हम ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं भट्टी साहब को या मुझे, हालांकि हमें ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे। हमने आपको अवाम की पल्स के मुताबिक एनालिसिस किया। इसका मतलब ये नहीं कि भट्टी साहब की ये राय है कि वो वोट देंगे फलां पार्टी को या मैं वोट दूंगा फलां पार्टी को। ये लोगों की राय ये है कि ये आप लोगों का ट्रेलर पहले देखा नहीं था किसी ने, अब आपको 2 साल देखा, पहली दफ़ा देखा, तो आपकी परफॉर्मेंस के बाद जो भूख के हालात हैं, जो आटे रोटी के हालात हैं, जो चीनी के हालात हैं, उसके बाद अगर ये जितने भी बुरे थे ये भी अच्छे नजर आने शुरू हो गए लोगों को, तो इस बारे में आपको क्या इजहार राय है कि आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस है कि ये जिनको आप करप्ट, बुरे, गद्दार, डाउन ट्रॉडन, यानी जिनको सियासत के कूड़ेदान में फेंक दिया, उधर अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे, ये भी अच्छे नजर आ रहे हैं, तो फिर आपकी पोजीशन क्या है? ये बात हो रही है सिर्फ। जी फरमाइए अब इस पे। मैं सिर्फ आपको बताऊं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं 1,37,000 वोट लेने वाला आदमी, हर वक्त आवाम में रहता हूं। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की हालत थी, आज उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं आप जो तज्जिए कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपकी अपने एक तरीका है पता करने का। मैं तो आपको सियासी तरीके से बता रहा हूँ कि लोग नफरत करते हैं उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। अगर आप मुझे कहें कि 35 साल में कोई डैम नहीं बना, आज हम यूनिवर्सिटीज भी बना रहे हैं, कॉलेज भी बना रहे हैं। सर वक्त में आगे चलना पड़ेगा। मियां जावेद लतीफ साहब, आपके लिए कुछ भी, आप ये जितने बुरे भी हो जाए परफॉर्मेंस इनकी, सदाकत भाई की पार्टी की, लेकिन आप नफरत अंगेज हद तक इंसान है। आपकी पार्टी जो है, आपको तो आप तो ऑप्शन ही कोई नहीं है बगौलिंग के, कुछ भी हो जाए कि जितने बुरे हो जाए, आप इतने नफरत अंगेज लोग हैं। यार कामरान शाहिद साहब, ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपने हमारे बारे में इनके कहने पर जो बातें कही हैं कि हमारे साथ नफरत बहुत ज़्यादा है। कहीं आपने गद्दार नहीं हमें कह दिया, हमें तो गद्दार भी कहा गया है, बावजूद लोगों ने हमें 2018 में वोट दिए। हाँ, और दूसरे नंबर पे इसके बावजूद भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप बार बार ये सदाकत छोटे भाई हैं, आप इनसे पूछ रहे थे रिफॉर्म्स का, आप इनसे ये पूछ लें, कौम से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि सदाकत अब्बासी साहब ये बताएं कि किसी एक बात पर 2 सालों में जो आपने काम किया और जिस पर आप फ़ख्र कर सकें, जिस पर आपकी जमात ही नाज कर सके, वो भी नहीं आप बताने के लिए तैयार ना है कोई। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें जब 2013 में हुकूमत मिली कामरान शाहिद साहब, उस वक्त दहशत गर्दी थी, उस वक्त लोड शेडिंग थी। आप मुझे ये बताएं कि हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, हमने लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए बिजली के कारखाने लगाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का बेहतर किया, रोज़गार लोगों को मिलना शुरू हुआ, हमने कर्जे लिए तो हमने लगाए जहाँ दहशत गर्दी के लिए। मियाँ साहब बात यह कि अब आपके पास तो लीडरशिप ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं, APC भी वो नहीं कर सकते, कौमी असम्बली की इजलास। आप तो है ही नहीं कहीं, आपकी लीडरशिप ही नहीं है भाई, आप किसके सर पे वोट जीतेंगे? इनके पास तो इमरान खान साहब है। हाँ जी,
ये बात परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी कही जाती थी, और फिर जिस तरह वो वापस आए उस वक्त भी केसेस थे, उस वक्त भी हाईजैकिंग केस में सज़ाएं हुई थी, वापस आए सज़ाएं भी ख़त्म हुई। अरशद मलिक जैसे जज की सज़ाएं दी हुई कोई कौम नहीं मानती, और जिस तरह पनामा में अकामा में सज़ा दे देगी ये कौम नहीं मानती। और दूसरा मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे 2 साल जो थे उसमें लोगों को यकीन आ गया था कि इनकी सिमत दुरुस्त है हुकूमत करने की नवाज शरीफ की। उसी 2 साल में आपने पनामा स्कैंडल भी आया, डॉन लीक्स भी आई, लोगों को यकीन भी आ गया, बड़ी बात है ये तो। चले जी, इसके बावजूद भी जो आपने गनवाई चीजें, इसके बावजूद भी यकीन आ गया, धरने भी हुए। ये तो सर अब मैं दोबारा आऊंगा भट्टी साहब को। भट्टी साहब सब कह रहे हैं के बाद इतने नफरत अंगेज लोग हैं, यानी कि सियासत को नफरत की निगाह से बकौल सदाकत अली अब्बासी साहब के लोग देखते हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि पंजाब में जीत जाएंगे या वफाक हुकूमत बना लेंगे? ये तो बहुत बुरे लोग हैं सियासी तौर पे। भट्टी साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके शो में मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, और मुझे उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी, क्योंकि और ये मुझे फ़ख्र है। आज मैं सदाकत अब्बासी साहब आपके सामने, जवेद लतीफ़ साहब के सामने और इस कौम के सामने कह रहा हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैंने तब्दीली के लिए, इस मुल्क में स्टेटस को तोड़ने के लिए, तब्दीली के लिए, शाही टबरों से जान छुड़वाने के लिए, और इन चोरों डाकुओं लुटेरों से, एवन फील्डों सरे महलों से, टीटी राज कपूरों से, जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से, मैं तब्दीली के लिए मैंने आवाज़ उठाई। और अगर मेरी ज़िंदगी में कोई क्रेडिट होगा तो वो मैं हमेशा ये करता हूँ कि ये, और जब अगर इमरान खान साहब, आज कौन है जो इमरान खान साहब ने बातें कही, कौन ऐसा बंदा है जो वो बातें नहीं चाहता अपने मुल्क में, पूरी की नहीं की, ये एक अलहदा बात है। अब इमरान खान एज अपोजिशन लीडर कमाल, इमरान खान एज ए हुक्मरान, आपकी अदालत में उनका केस चल रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल रहते हैं, और पता चल जाएगा। और इसमें कोई क्या बनता है क्या नहीं बनता, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन भाईजान ग्राउंड रियलिटीज़ देखें। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ, ये मैं नहीं करना चाहता, सदाकत अली अब्बासी साहब रिज़ाइन करें, मरी में दोबारा इलेक्शन लड़ें, जीत जाएं, मैं इनसे माफ़ी ऑन एयर मांग लूंगा, मैं कहूँगा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप सच्चे थे, मैं झूठा था। आपने कुछ कहना सदाकत साहब इस बात पे? क्विकली सदाकत भाई, फिर आप ना कहिएगा टाइम नहीं मिला। मैं भट्टी साहब को नाराज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि शायद खाकान अब्बासी साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा हूं। आप आज उनका, मैं जो उनको 1,20,000 वोट पड़ा था, मैं अब यही कह सकता हूं कि मैं उन लोगों से अटैच हूं। मैं आज चैलेंज करता हूं कि उनको 60,000 वोट भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात करनी यहाँ मुनासिब नहीं है। मैं तो भट्टी साहब आपको साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, जिन पोलिंग स्टेशन से जितना वोट पड़ा है, आप मुझे बताएं, मैं आपके कहने पे अगले 10 दिनों में 10 जलसे कर देता हूँ। भट्टी साहब मैं इस पुरमुसर्रत मौके पर 14 सीटें दी कराची ने तहरीक इंसाफ को, 2 साल उनके पूरे हो गए, 12 साल भुट्टो साहब के पूरे हो गए, भुट्टो जिंदा है कि आज मैं इस पुरमुसर्रत मौके पर तमाम कौम को कहना चाहता हूं कि कराची में आएँ, स्विमिंग करें, मुफ्त ऑप्शन है प्लीज़। और जिनका ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक के बाद पोल का रिजल्ट आपको मैं जरूर सुनाऊंगा, एक ब्रेक लूंगा। आज अगर इलेक्शन हो तो अवाम की क्या राय है, इसका रिजल्ट तो सुनाऊंगा आपको मैं भी, लेकिन इससे पहले लोगों ने ट्वीट्स किया, आपको बता देता हूँ। एक ने कहा है येस्टरडे टुडे टुमारो ओनली, इमरान खान हार्ट बनाया हुआ है। एक ने कहा है वोटिंग फॉर पीटीआई वुड बी अ ग्रेव मिस्टेक, माय वोट इज फॉर पीएमएलएन। और उस अगले बंदे ने कहा आई हैव डन द बिगेस्ट एवर मिस्टेक ऑफ माई लाइफ बाय कास्टिंग वोट टू पीटीआई, नॉट आस्किंग एल्डर्स टू वोट फॉर एंड आस्किंग एल्डर्स टू वोट फॉर पीटीआई। एक और ने कहा पीटीआई वाज द होप बट नाउ हॉरर स्टोरी, कैबिनेट फुल ऑफ नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो फ्रॉम एन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और एक ने कहा कि पाकिस्तान हैड ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय द मल्टीपल रिजीम्स ऑफ पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, पीटीआई इज ट्राइंग हार्ड टू सैल्वेज द रैंसैक्ड कंट्री, आई वुड स्टिल वोट फॉर पीटीआई। वोटिंग का जो रिजल्ट है मेरे सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आज इलेक्शन हो तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, उन्होंने कहा है कि 26% लोग उनके साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12%, पीएमएलएन 62%। ये जो 62% है पीएमएलएन, अगर आज इलेक्शन हो तो पीएमएलएन जीतेगी 62%। ये तो सदाकत भाई वही बात है जो भट्टी साहब भी कह रहे हैं और जो अवाम के आपको वॉइस पास मैंने सुनवाए वो भी यही कह रहे हैं बात। ये सारी गलत है मेरा ख्याल से। ये ओपिनियन पोल, भट्टी साहब की राय और अवाम की राय। मैं सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कामरान जी सर, एक दरख्वास्त,
एक 3 तस्वीरें लगाए, एक इमरान खान साहब की, एक नवाज शरीफ साहब की, एक जरदारी साहब की। मैं आपको चैलेंज करता हूँ 80% लोग इमरान खान के साथ हैं और बाकी को मिला के 20% भी नहीं है। बहरहाल ये मियां साहब आपकी राय, अगर ये 3 तस्वीरें लगा दी जाए, ये 3 तस्वीरें अगर लगा दी जाए तो वो कह रहे हैं फिर फर्क पड़ जाएगा। इतनी बुरी तस्वीरें ऑपोजिशन की। देखिए ना, गवर्नमेंट इनकम्बेंसी फैक्टर होता है बहुत। आप मैं एक गुजारिश कर दूं, बदकिस्मती है कि इन्होंने अपनी नौकरी बचानी है, रटी रटाई बातें करते हैं। इनका कोई सीनियर बंदा आपके या किसी और प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि कितना झूठ बोलेंगे। पॉइंट आ गया भट्टी साहब। 62% लोग कह रहे हैं PMLN का वोट है। आपके नजदीक आपका एनालिसिस सही इंडोर्स हुआ है? लोगों का जो राय आई है भट्टी साहब, क्विकली। यानी ये वो चीज़ें हैं जो मैं गली मोहल्लों में, बाज़ारों में, मार्केटों में सारी, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे सदाकत अब्बासी साहब, हुकूमत साहब, बाकी सारे साहिबान, फोकस ऑन गरीब आवाम और बड़े काम बाद में कर लीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इस 62% को चेंज कर सकती है, अपने हक में 62% कर सकती है अगर वो 3 साल की उनकी डायरेक्शन ठीक हो जाए और वो डिलीवर करें। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.